जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन्स लाइब्रेरी क्लासेस में। अभी आधुनिक भारत इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसमें पीछे बहुत सारे चैप्टर को कवर कर दिए हैं। वीडियो अपलोड है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, अगर नहीं देखें तो अभी देखें। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो कि 1885 में हुआ था। ठीक है, तो आखिर कांग्रेस का स्थापना क्यों हुआ था? सवाल ये होता है क्यों हुआ था। तो अंग्रेज जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे खुद के सुरक्षा के लिए। क्या किए थे? खुद के सुरक्षा बल के रूप में ये इसको शुरू किए थे। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर ये क्या हुआ, जो क्रांतिकारियों का यह एक मंच बन गया। आगे जैसे जैसे समय बीता उसके बाद क्या हुआ, तो ये भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनका क्या बन गया, एक मंच बन गया। ठीक है दोस्तों, फिर कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस के संस्थापक थे आपका स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, एक अधिकारी A.O. हुम थे। ठीक है, स्कॉटलैंड के रहने वाले एक अधिकारी थे, एक असैन्य अधिकारी थे A.O. हुम। इन्होंने ही किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इन्हें A.O. हुम को जो है शिमला का संत कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। सवाल पूछेगा हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो A.O. हुम को। ठीक है, कांग्रेस के जो पहले के अधिवेशन थे, जो मतलब कांग्रेस के जो वार्षिक बैठक जो है अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते थे। ठीक है, और कांग्रेस का अधिवेशन जो है पहले दिसंबर के महीने में होता था। कांग्रेस का अधिवेशन जो है हमेशा दिसंबर के महीने में होता था, लेकिन फिर 1930 के बाद क्या हुआ ना, यह जनवरी में होने लगा। 1930 के बाद क्या हुआ, यह जनवरी में होने लगा। और कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका उमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है, कांग्रेस। और फिर जो कांग्रेस का अधिवेशन था ना, वो पहले आपका पूना में होने वाला था, तो पढ़े ही होंगे। पहले पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में क्या हो गया था, प्लेग फैल गया था। पूना में प्लेग फैलने के कारण इसे फिर क्या कर दिया, बम्बई के जो मतलब कि वहाँ का जगह है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है बम्बई में, वहीं पर ये आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले शुरू में कितने लोग थे? 72 प्रतिनिधि थे शुरू में। ठीक है, सबसे पहले 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और फिर जो है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गया था। और उस समय वहाँ भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। आगे पढ़ेंगे हम लोग डफरिन का एक कथन था। कांग्रेस का जो पहला 20 साल था दोस्तों, वो क्या था ना, उदारवादी का काल था। उदारवादी किसको कहेंगे? नरम लोगों का कह सकते हैं, कि जैसे जैसे अंग्रेज बोलता था वैसे वैसे सर झुकाकर हाँ में हाँ मिलाते थे। तो ये पहला जो 20 साल था 1885 से जो 1909 तक का काल था, ये क्या था आपका? उदारवादी था, यानी कि नरम पंथ कहलाता था। ठीक है, और इस समय जो थे कांग्रेस अंग्रेज के हाँ में हाँ मिलाते थे। और क्या उदारवादी के काल में कौन कौन थे देखेंगे हम लोग, तो उसमें थे बाल गंगाधर तिलक थे, और फिर बाल गंगाधर तिलक थे। और फिर क्या था, उदारवादी काल के प्रमुख नेता अभी बताए कौन थे, तो W.C. बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, अभी बताए रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस सब के बारे में हम लोग अभी आगे इसमें लिखा हुआ है, सबको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कांग्रेस में जब 1905 के बंगाल विभाजन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 1905 अभी बताया कि 1885 से 1905 तक का जो था ये उदारवादी का काल था, यानी नरम पंथी का काल था। फिर 1905 में क्या हुआ, वही जो आपका बंगाल विभाजन हुआ 1905, इसके बाद तो कांग्रेस के अंदर से भी क्या हुआ, बगावत होने लगा, जो आगे चलकर आपका गरम दल और नरम दल में बढ़ गया। तो अभी हम लोग क्या देखें कि कांग्रेस का जो पहला 20 साल था वो उदारवादी का काल था। ठीक है, जो पहला 20 साल था वो क्या था, उदारवादी का काल था, यानी उसमें नरम लोग रहते थे, नरमपंथी थे। और जो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुआ
उसमें क्या हुआ, फिर उग्रवादी लोग आ गए, बोले मतलब गरम दल के लोग आ गए 1905 से 1913 तक। ठीक है दोस्तों। और इसी बीच आपका कांग्रेस का कई सारा अधिवेशन हुआ था, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आपका 1885 में बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। इसमें सबसे कम लोग थे, इसमें 72 ही सदस्य थे। दूसरा फिर 1886 में हुआ आपका कलकत्ता में हुआ था। इसमें आपका दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी कितने बार बने थे, तो टोटल 3 बार अध्यक्ष बने हैं। फिर 1887 में मद्रास में हुआ था। इसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। और ये बदरुद्दीन तैयब जी पूछता सवाल कि सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। फिर 1888 में हुआ इलाहाबाद में। इसमें कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। इसमें आपका जॉर्ज यूले थे। और इसको पूछता है कि सबसे अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। फिर पाँचवा आपका 1889 में हुआ था। फिर बम्बई में हुआ था। इसमें भी एक अंग्रेज़ थे, वेडरवन थे। और ये वेडरवन 2 बार बने थे। फिर 1896 में हुआ था कलकत्ता में। फिर रहमतुल्लाह सयानी थे। 1896 वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के समय रहमतुल्लाह सयानी थे। और वंदे मातरम इसी के समय गाया गया था आपका 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। फिर 1905 का बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें स्वदेशी आंदोलन हुआ। और भी मतलब कि बहुत सारा है, अधिवेशन टोटल हुआ है। तो इसके बारे में हम आपको इसमें पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा। अभी ऐसे कितना बता दें, तो आइए तो हम लोग पढ़ते हैं। और क्या देखेंगे हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. होम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की गई, जो 1885 से 1906 तक आजीवन कांग्रेस के महासचिव बने रहे। कांग्रेस के महासचिव कौन बने रहे थे, 1885 से 1906 तक A.O. होम ही थे। और फादर ऑफ कांग्रेस कहलाए। फादर ऑफ कांग्रेस किसे कहते हैं, इन्हीं को, दादा भाई इसको A.O. होम को। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा सबसे प्रचलित विवाद था सेफ्टी वाल्व। अभी बताएं कि कांग्रेस किस लिए किया था स्थापना, अपना खुद का सेफ्टी वाल्व के लिए। सिद्धांत जिसके अनुसार अंग्रेजों ने जानबूझकर सिविल सर्विस ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई। अभी बताए थे कि जानबूझकर करवाया था, A.O. होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना करवाया था। अभी का A.O. होम कौन थे, तो सिविल सर्वेंट थे। ठीक है। ये तो असैन्य अधिकारी थे, A.O. होम असैन्य अधिकारी थे। इस सिद्धांत का सर्वाधिक प्रचार लाला लाजपत राय ने किया और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने विलियम बेडरन ने ह्यूमन की जीवनी नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उसे सेफ्टी वाल्व का समर्थन किया। ह्यूम की जीवनी देखेंगे दोस्तों, कौन लिखा है, तो विलियम बेडरन पूछेगा। और यही विलियम बेडरन 2 बार जो है अंग्रेज का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना, यही बेडरन। आगे देखेंगे हम लोग। कांग्रेस के स्थापना सत्र पर पूना में आयोजित होना था, किंतु वहां प्लेग फैल गया। अभी बताया दोस्तों, वहां प्लेग फैल जाने के कारण स्थान बदलकर बम्बई का तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय चुना गया। प्रथम सत्र में टोटल 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था, जिसमें अधिकांश पत्रकार व वकील थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दूसरे दादा भाई नौरोजी, अभी बता दिए। तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, पहला मुस्लिम थे। और चौथे आपका जॉर्ज यूले थे इलाहाबाद से, और ये पहला अंग्रेज़ थे। चूँकि इसी के समय कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा सत्र आयोजित हो रहा था, अतः SN बनर्जी कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल थे। और किंतु 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। उदारवादी देखेंगे दोस्तों। अब हम लोग नरमपन, जो आपको बोले कि 1885 से 1905 तक क्या था, पहला 20 साल जो था अंग्रेज को हाँ में हाँ मिलाते हुए चल रहे थे, यानी कि नरमपंथ के लोग थे।
इसके बाद 1905 से 1913 के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, गरम दल के बारे में। कांग्रेस का प्रारंभिक नेतृत्व उदारवादी कहलाया क्योंकि वे संवैधानिक तरीके से स्वशासन की प्रक्रिया चाहते थे। आधुनिक शिक्षा से प्रभावित यह वर्ग भारत के आधुनिकीकरण विकास हेतु ब्रिटिश शासक को अनिवार्य मानता था और इन्हीं ब्रिटिश न्यायप्रियता पर पूर्ण विश्वास था। उदारवादियों ने ब्रिटिश लोकतांत्रिक मॉडल को अपना आदर्श माना था। उदारवादी जो थे पहले क्या किए, ब्रिटिश के जो लोग थे उन्हीं को अपना आदर्श मानकर चल रहे थे। बाद में ना पता चला धीरे धीरे कि वो लोग करना क्या चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि जब नौरोजी ने ब्रिटिश उपनिवेश होने के बावजूद महसूस किया कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं स्थापित किए जा रहे हैं तो उन्होंने इसे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कहा। दादा भाई नौरोजी तो शुरू में तो चल रहे थे, फिर उपनिवेशवाद होने के बावजूद महसूस किए कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है स्थापित हो रहा है, तो उन्होंने ही, दादा भाई नौरोजी ने ही फिर क्या कहा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कहा। उदारवादियों की प्रारंभिक मांगों में राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक विषय शामिल थे। उदारवादी यही दादा भाई नौरोजी लोग थे जो थे, ये सब शामिल थे, किंतु आरंभ में सामाजिक विषय को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इससे वर्ग संघर्ष की स्थिति उभर सकती थी जिससे आंदोलन की लोकप्रियता प्रभावित होती। अतः रनाडे के नेतृत्व में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना सहयोग शाखा के रूप में की गई। 1892 के अधिनियम से भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष को अपनाया गया और भारतीयों को विधानसभा में शामिल होने का अवसर मिला। 1892 का भी एक अधिनियम था जिसमें क्या हुआ था, पहली बार जो था चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष कराया गया और फिर भारतीयों को विधानसभा में शामिल होने का अवसर मिला। औपनिवेशिक शासक की आर्थिक समीक्षा उदारवादियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई क्योंकि आर.सी. दत्त व नौरोजी जैसे विचारों ने भारत की गरीबी, भुखमरी व अकालों का कारण ब्रिटिश आर्थिक नीति को माना। अब देखते हैं हम लोग चरमपंथ उग्रवाद जो आपका 1905 से 1913 था। जैसे कि बताए थे कि 1885 से 1905 तक जो था ये उदारवादी था, नरम पंथ का था, शुरू का 20 साल। उसके बाद 1905 से 13 फिर गरम दल आ गया था, उग्रवादी। ठीक है। उदारवाद की असफलता के बाद मुख्यतः युवाओं ने गैर संवैधानिक तरीके को अपनाते हुए स्वराज को अपना लक्ष्य चुना, इसीलिए वे उग्रवादी कहलाए। उदारवाद से उग्रवाद में रूपांतर निम्न कारण से हुए। गौरवमयी अतीत की खोज के लिए विवेकानंद जैसे विचारकों के प्रेरणा से, अंतर्राष्ट्रीय घटना का प्रभाव से। उग्रवादी मूलतः पूर्ण स्थायीवादी थे, अर्थात अपने प्राचीन मूल्यों की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पश्चिमीकरण व अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया और स्वदेशी का समर्थन किया। उग्रवाद व उदारवाद में संवैधानिक अंतर लक्ष्य व कार्यक्रम के साथ ही अन्य विचारों में भी मतभेद उभरने लगा। उग्रवादी भारत के आधुनिकीकरण के लिए अंग्रेजों की भूमिका नहीं स्वीकारते थे। इसी बीच जब 1905 में बंग भंग का निर्माण हुआ, ये दोस्तों बता चुके हम कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद लोग और उग्र हो गए थे। तो 1905 में बंग भंग का निर्णय हुआ तो उदारवादी केवल इसे बंगाल में ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि उदारवादी जो थे वह बंगाल में ही सीमित रहना चाहते थे, जबकि उग्रवाद जो थे इसे बंगाल से बाहर भी प्रसारित करना चाहते थे। इन बढ़ते मतभेदों में अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कर दिया। हम लोग आगे अधिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको फिर से पढ़ेंगे कि 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यह इतिहास में उग्रवादियों को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने जन आंदोलन की शुरुआत की और जनता की आंदोलन से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सहारा लिया। उदाहरण स्वरूप तिलक ने गणेश व शिवाजी महोत्सव
का आयोजन किया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, अभी जो महाराष्ट्र में इतना भव्य गणेश महोत्सव मनाया जाता है, इनका शुरुआत जो है आपका बाल गंगाधर तिलक ही किए थे। और शिवाजी महोत्सव भी जो मनाया जाता है महाराष्ट्र में, बाल गंगाधर तिलक ही शुरुआत किए थे। ये क्यों किए थे? ताकि इससे है ना कि लोग जो है एकजुट हो सकते थे, मिल सकते थे, आगे का प्लानिंग कर सकते थे। जैसे कि मिलने के लिए एक तरह से कह सकते हैं, इसके मिल करके वहाँ पे आगे का तैयारी करने के लिए, बात विचार करने के लिए ये शुरू किए थे। किन्होंने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किंतु इसका नकारात्मक पक्ष रहा कि हिंदू प्रतीकों के इस्तेमाल से मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग हो गए। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ये जो गणेश महोत्सव शुरू किया था, तो इससे क्या हुआ? नेगेटिविटी इसमें क्या हुआ आपका कि जो मुस्लिम समुदाय थे वो इनसे अलग हो गए, क्योंकि हिंदू का प्रतीक था। आर्य समाज में देखेंगे, आर्य समाज का नारा इंडियन फॉर इंडियन उग्रवादियों का आकर्षित कर रहे थे। आर्य समाज का जो नारा था इंडियन फॉर इंडियन, उग्रवादियों को आकर्षित कर रहा था। उग्रवादियों वही गरम दल को आकर्षित कर रहा था। और इसलिए अपने स्वाभिमान के आधार पर के प्राप्ति के लिए तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसी बीच आपका 1916 में होम रूल लीग, 2 होम रूल लीग हुआ था। जब पहला आपका अप्रैल में जो हुआ था पुणे में 1916 में बाल गंगाधर तिलक, और सितंबर में हुआ था एनी बेसेंट किए थे 1916 में ही चेन्नई में। हमको लोग अगर डेट इसके साथ देगा तो सबसे पहले हम लोग बाल गंगाधर तिलक किए थे, बाद में एनी बेसेंट किए थे। होम रूल की स्थापना, होम रूल का मतलब क्या होता है? घर का शासन। होम रूल मतलब घर का शासन। अब देखते हैं उदारवादी के नेतृत्व में कौन कौन थे। उदारवादी के नेतृत्व में देखेंगे, और उदारवादी के नेतृत्व में और उग्रवादी के नेतृत्व में कौन कौन था वो देखेंगे। आपका उदारवादी में देख लेंगे, दादा भाई नौरोजी को देखेंगे, मैडम भीखाजी कामा, ये सब जो थे और भी थे, ये सब उदारवादी थे। और उग्रवादी में जैसा कि जानते हैं लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सब। तो हम लोग पहले उदारवादी के नेतृत्वकर्ता को पढ़ लेते हैं, फिर उग्रवादी का पढ़ेंगे। तो उदारवादी के नेतृत्व करते हैं सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में देखते हैं। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। सवाल पूछता है सीधे कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। एंडर ग्लैड स्टोन ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद में सदस्य बने और 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष करने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए। ये भी सवाल पूछता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे कितने बार कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए हैं? तो 3 बार। अब पहले ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। ये सब तो छोटा छोटा पॉइंट 1 में पूछता है। मैडम भीखाजी कामा और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसके सचिव के रूप में किया था। ठीक है। फिर 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में जब अध्यक्ष पद को लेकर उदारवाद एवं उग्रवाद में अत्यधिक मतभेद बढ़ गया तो नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर संघर्ष को टाला गया। 1906 में मतलब कि अधिवेशन में कौन थे? दादा भाई नौरोजी बने थे अध्यक्ष। देखते सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में देखते हैं। प्रथम भारतीय ICS अधिकारी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये भी एकदम एक लाइन में तो ये सब पूछता ही है किसी भी एग्जाम में कि प्रथम भारतीय ICS अधिकारी पास करने वाले कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे बर्खास्त किया गया। उन्होंने ICS में भारतीय को शामिल करने की प्रबल मांग उठाई। बंगाल विभाजन के निर्णय के दौरान आंदोलन का नेतृत्व करते समय यह सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे, किंतु उदारवादी इस विरोध को बंगाल में सीमित रखना चाहते थे। वे जबकि उग्रवादी इसे बंगाल से बाहर क्षेत्रों में भी फैलाना चाहते थे। बनर्जी ने बंगाली दादा बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे बंगाली नामक पत्र निकाला और इंडियन इन मेकिंग नामक पुस्तक भी निकाली। बनर्जी जो थे आपको ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इन्होंने ही बंगाली नामक पत्र निकाला था और इंडिया इन मेकिंग नामक पुस्तक भी इन्होंने ही निकाला था।
अब देखते हैं 1917 में भारत राज्य सचिव मोंटेस्क्यू की घोषणा से संतुष्ट होकर 1918 में ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना की और बाद में गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव के विरोध में एनी बेसेंट व बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस छोड़कर इसकी सदस्यता स्वीकार कर ली। ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन को भी किन्होंने बनाया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही बनाया था। ठीक है, अब पढ़ते था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ते कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु यही थे। 20 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बने तथा नाइटहुड की उपाधि व राज्य सचिव की कार्यकारिणी का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, VVI देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कि नाइटहुड की उपाधि व राज्य सचिव का सदस्य बनने से इनकार कर दिए थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित वैली आयोग के सामने इन्होंने तर्क रखे और 1909 के मार्ले-मिंटो एक्ट बनाए जाने में भी सहयोग किया। 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले ने। इनका सबसे लोकप्रिय पत्र सुधारक था। सुधारक पूछेगा किनका था लोकप्रिय पत्र, किनका है, तो दादा भाई नौरोजी का। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रयोग की सफलता का इन्होंने भारत में खूब प्रचार किया और बिना भारत आए गांधी भारत में लोकप्रिय हो चुके। अच्छा, जब गांधी जी आपका साउथ अफ्रीका में ही थे, मतलब वहाँ पर भी जो अपना किए थे, उसका जो है यहाँ पर प्रचार कौन कर दिए थे? यही दादा भाई नौरोजी, और यही गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। जब गांधी जी भारत वापस आए तो इन्होंने ही सलाह दी कि वे किसी राजनीतिक दल से न जुड़े और भारत भ्रमण करें। अब देख लेते हैं हम लोग उग्रवादी के बारे में। अब देख लेते हैं उग्रवादी नेतृत्वकर्ता कौन थे। जैसे बताया लाल बाल पाल थे, उसमें से ही। बाल गंगाधर तिलक के बारे में देखते हैं। तिलक की जनता में स्वीकार्यता को देखते हुए उन्हें लोकमान्य तिलक कहा जाता है। तो ऐसे ही हम लोग याद करेंगे, लोकमान्य तिलक ऐसे याद कीजिए। तो आपको पूछेगा कभी भी कि लोकमान्य किनका ये है टाइटल है, तो किनका नाम है, तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं बाल गंगाधर तिलक का, क्योंकि हमने लोकमान्य तिलक ऐसे ही याद कीजिए। तिलक ने केसरी, मराठी व मराठा नामक पत्र निकाला और गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। केसरी बाल गंगाधर तिलक का देख लीजिए हम लोग, उनका एक पत्र है क्या, केसरी, जो कि मराठी में है, और मराठा नामक पत्र निकाला, और गीता रहस्य नामक पुस्तक भी पूछेगा। गीता रहस्य किनकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक का। केसरी ने अंग्रेजों के विरुद्ध लेख लिखने का कारण उन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भी भेजा गया। केसरी जो पत्र लिखे थे ये बाल गंगाधर तिलक, इनके लिए उन्हें क्या राष्ट्रद्रोह के आरोप में 6 वर्ष जेल में भी रह चुके हैं। कौन? बाल गंगाधर तिलक। 1891 में आयु संपन्न अधिनियम BM गालावाड़ी के प्रयोग से इन्हें बाल विवाह को हतोत्साहित करने के लिए का प्रयास किया। फिर तिलक ने विरोध किया क्योंकि वे आवश्यक सामाजिक सुधार भारतीयों के द्वारा किए जाने से के समर्थन पे अंग्रेजों का यह प्रयास उन्हें हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप लगा। आरंभ में तिलक पर हिंदूवादी होने का आरोप लगा, किंतु बाद में मुसलमानों के बाद उनकी उदारवादी संबंध बन गए और 1906 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौते में उनकी प्रमुख भूमिका थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। वस्तुतः होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था और भारत में इसकी प्रेरणा एनी बेसेंट थी, किंतु पहली लोग तिलक ने स्थापित किया था। पहली लीग जो था किसने, ये होम रूल लीग पहली वाला किसने, तिलक ने स्थापित किया था, और दूसरी होम रूल लीग एनी बेसेंट ने।
इसी समय में उन्होंने अपना सर्वप्रिय नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। और इसी के कारण जो एक वैलेंटाइन सिरोल था, इन्होंने इसे क्या कह दिया, भारतीय अशांति का जनक कहा। किसको? बाल गंगाधर तिलक को कहा। किसने कहा था? एक वैलेंटाइन सिरोल नामक व्यक्ति था। जब बाल गंगाधर तिलक बोले कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, तो उसी टाइम वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। तभी तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन चले गए कि हमको ऐसे कैसे बोल सकता है वो वैलेंटाइन सिरोल। तिलक ने आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक क्षेत्र बताया। ये भी एक लाइन में कितना बार पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया था, तो आर्कटिक क्षेत्र में बताया था। तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना सार्वजनिक सभा का भी बेहतर संचालन किया। 1920 में जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होना था, उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई और कांग्रेस ने तिलक फंड की स्थापना कर आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रयास किया था। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि तिलक की मृत्यु कब हुई, तो 1920 में जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई। अब देख लेते थोड़ा सा अरविंद घोष के बारे में देख लेते हैं हम लोग। न्यू लैम्प फॉर द ओल्डर्स नामक चर्चित लेख लिखकर भारत में पहली बार निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार रखा। अरविंद घोष थे, उनका बुक क्या था, तो न्यू लैंड फॉर द ओल्डर्स नामक चर्चित लेख लिखकर क्या कर दिए, भारत में निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार रखे। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा अंग्रेजी में ही सावित्री नामक महाकाव्य लिखा। वंदे मातरम का पूछेगा अंग्रेजी में अनुवाद किन्होंने किया, तो अरविंद घोष ने। और सावित्री नामक महाकाव्य किसने लिखा, तो अरविंद घोष ने। अरविंद घोष डिवाइन लाइफ इनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी। डिवाइन लाइफ किनकी लोकप्रिय है, अरविंद घोष की। डिवाइन लाइफ, एक लाइफ डिवाइन है शायद, वो राजेंद्र प्रसाद का था। अलीपुर षड्यंत्र केस में अपने क्रांतिकारी भाई वरिंद्र नाथ के साथ इनकी गिरफ्तारी हुई और रिहाई के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीतिक से संन्यास लेकर पांडिचेरी के उड़ुविल में अरविंदो आश्रम की स्थापना की। ये विशेष थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लाल बाल पाल, जैसा कि बता दिए थे हम अभी, तो लाल बाल पाल को उग्रवाद की त्रिमूर्ति कहा जाता है। लाला लाजपत राय द पीपुल व यंग इंडिया नामक पत्रों के लेखक से संबंधित है। पूछेगा कि द पीपुल और यंग इंडिया, नहीं, यंग इंडिया तो गांधी जी का था, यंग इंडिया पत्र तो गांधी जी का है। द पीपुल के लेखक से संबंधित रहे और इन्होंने ही कांग्रेस के बारे में सेफ्टी वॉल्व नामक सिद्धांत दिया, सबसे अधिकार प्रचार किया था। कौन? लाला लाजपत राय। द पीपुल किनका है? लाला लाजपत राय का है। और यंग इंडिया तो गांधी जी का है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका लंदन में होम रूल लीग की स्थापना और उग्रवादियों में से एकमात्र व्यक्ति जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में इसके साथ ही 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को भी पहली अध्यक्षता की। अब इसके बाद आ गया दोस्तों बंग भंग स्वदेशी आंदोलन। अभी तो बंगाल विभाजन से संबंधित है, तो इसके बारे में वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर एक ही में बता देंगे तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी बंगाल विभाजन कैसे कैसे हुआ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बंग भंग स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।